हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं अपना जो चैप्टर 3 है इसके बारे में बात करेंगे। इसमें क्या है, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। ठीक है, तो अभी जो 12th क्लास की एनसीईआरटी का पार्ट फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं, तो इसमें से यदि बात करें इसके 2 चैप्टर जो पहले के थे, हम शीत युद्ध के बारे में पढ़ें। देन सेकंड हमने पढ़ा कि शीत युद्ध के बाद जो सेकंड वर्ल्ड वार के बाद 2 महाशक्तियों का उदय हुआ था और शीत युद्ध की अंत के साथ ही उनकी समाप्ति हुई। ठीक है, तो उसमें से हमने देखा था कि 2 पावरफुल कंट्रियां जो है वो आमने सामने भिड़ी थी, अस्तित्व में आती हैं। बाद में सेकंड चैप्टर में हमने सोवियत संघ का बुरे तरीके से इसमें खात्मा कर दिया, नामो निशान उसका मिट चुका है। और अब कौन सी कंट्री बची है यहाँ पे, अमेरिकी वर्चस्व। ठीक है, कि 2 थी तो 2 में से अब एक ही पावरफुल बची है जो कि था अमेरिका। अब इसका देखते किस तरीके से वर्चस्व था। और अमेरिका का मतलब सिर्फ अमेरिका नहीं था, आपको पता है कि यूरोप के, वेस्टर्न यूरोप की कई सारी कंट्रियाँ ये अमेरिकी महाशक्ति में शामिल थी। ठीक है, तो ये सिर्फ आप अमेरिका बस मत लीजिएगा कि इसमें जब आप बात कर रहे हैं तो अमेरिका बस है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे जो वेस्टर्न यूरोप की कंट्रियाँ शामिल थी वो भी इसमें अमेरिकी वर्चस्व में आएगा, उनके भी जिक्र आएगा। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि क्या कैसे यहाँ हमको देखना है। लेकिन उससे पहले जो मैंने कल आपको एक क्वेश्चन दिया था उसका आप में से किसी ने भी आंसर नहीं दिया, सो आज कोई क्वेश्चन नहीं मिलने वाला आपको। ठीक है, और प्लीज़ आंसर देने की ज़रूर कोशिश किया करिए, आप लोग बेटर होगा। इतने टफ क्वेश्चन भी नहीं रहते हैं और हम लोग वो सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। ठीक है, और देखिए यूपीएससी का जो ट्रेंड होता है किस तरीके से क्वेश्चन में, इसीलिए आपको एक दे रही हूँ ताकि आपको पता चले कि क्या आप सही ट्रैक पे जा रहे हैं या सही आपकी स्टडी हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, टाइम वेस्ट हो रहा, बस ये चेक करने के लिए। ठीक है, लेकिन आज ये आपकी पनिशमेंट है कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलने वाला, आपको मतलब जवाब ही नहीं देना, तो फिर ऐसे में अपनी एनर्जी वेस्ट करने का क्या फ़ायदा। ठीक है, सो अब आते हैं अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है कि समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। अब देखेंगे इसमें यदि इसके ओवरव्यू की बात करें कि इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है, हम यहाँ पे देखने वाले हैं। यानी कि हमने शीत युद्ध के अंत के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी ताकतवर मतलब कि यहाँ पे ताकत बनकर उभरा और दुनिया में कोई उसकी टक्कर का प्रतिद्वंदी ना रहा। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि एक बहुत ही पावरफुल कंट्री के रूप में उभरा। और इसका आपको बहुत हिस्ट्री बताने की मुझे लगता है कि ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग वो 2 चैप्टर में बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि अब अमेरिका बस कैसे बचा। ठीक है, तो इसमें से क्या हुआ कि ये ताकतवर बन के उभरता और दुनिया में कोई भी उसके टक्कर का ना बचा। अब क्या होता है कि इस घटना के दौर में यदि हम देखें कि दौर को अमेरिकी प्रभुत्व या एक ध्रुवीय विश्व का दौर कहा जाता है। पहले हम क्या बात कर रहे थे, द्विध्रुवीय की, अब हम क्या बात कर रहे हैं, एक ध्रुवीय का विश्व कहा जाने लगता है। और इस अध्याय में हम अमेरिकी प्रभुत्व की प्रकृति, विस्तार और सीमाओं को समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जब एक ध्रुवीय राष्ट्र बनता है वो कैसे क्या क्या इसमें इसका वर्चस्व कैसे रहता है। क्योंकि ये तो तय है कि यदि इसका निर्माण हुआ है तो एक टाइम तक ये पीक तक जाएगा। ठीक है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि फिर नीचे भी आना पड़ता है। तो जैसे अभी सोवियत संघ को हम लोगों ने देखा था कि अमेरिका के बिल्कुल बराबर था, लेकिन एक टाइम उसका ऐसा आया कि नामो निशान ही मिट गया। कुछ यहाँ पे भी होगा, बट इसकी पहले अभी तो हम तारीफ़ें ही पढ़ेंगे कि क्या कैसे होता है। और इसके बाद क्या हुआ कि इसमें हम देखें, पहले जो खाड़ी युद्ध से लेकर अमेरिकी अगुवाई में इराक पर हमले तक घटनाओं का एक सिलसिला है और एक ध्रुवीय विश्व के उभार की इस कथा की जो शुरुआत हम इस घटनाक्रम के जिक्र से करेंगे। और इसके बाद क्या होगा कि हम थोड़ा क्या करेंगे कि वर्चस्व की अवधारणा के सहारे इस प्रभुत्व की प्रकृति को समझने का भी प्रयास करेंगे इस पूरे चैप्टर में। और अमेरिकी वर्चस्व के राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक पहलुओं की जांच परख के बाद हम यह देखेंगे कि अमेरिका से निपटने के लिए भारत के पास नीतिगत विकल्प क्या हैं। और अध्याय के अंत में हम इस बात पर विचार करेंगे कि अमेरिकी वर्चस्व के सामने क्या कोई चुनौती आन खड़ी है और क्या अमेरिकी वर्चस्व से उभरा जा सकता है। ठीक है, तो जो अमेरिकी, अभी जो मैंने बताया ना कि कहीं ना कहीं वो एक टाइम ऐसा आएगा जब
वो बहुत पीक तक जाएगा। फिर एक टाइम के बाद आदमी हो या कोई भी काम हो हमारा या कुछ भी हो, जब बहुत ज़्यादा हो जाता, बहुत ही ज़्यादा हो जाता, हम बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, कभी ऐसा आएगा कि समय की गति कोई नहीं जानता, कब पलट जाए, और ऐसा आएगा कि फिर वो धीरे 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 नीचे आता जाएगा। पहाड़ भी बहुत ऊंचे जम जाते हैं, बर्फ़ के पहाड़ जमते धीरे धीरे पिघल पिघल कर वो भी नष्ट होते हैं। ठीक है, तो इसमें भी देखेंगे कुछ समस्याएं आएंगी, कैसे क्या होता है वो सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं आयशा, जाबू और आद्रे, इनकी कहानी जब पढ़ेंगे और इसी के शायद इर्द गिर्द अपना चैप्टर भी घूमने वाला है, तो इसलिए इसको पहले देख ही लेते हैं कि क्या यहाँ पे बात की गई है। इसमें क्या है कि बगदाद के एक छोर पर कायम एक स्कूल में पढ़ रही आयशा अपनी पढ़ाई लिखाई में अव्वल थी। ठीक है, ये पूरी स्टोरी प्लीज़ आप समझिएगा ध्यान से। ये खाड़ी देशों का नाम लिया जा रहा है यहाँ पे, बगदाद। ठीक है, तो प्लीज़ आज का आपका होमवर्क है कि आप मुझे बिल्कुल मत बताइए कि क्या कैसे है। आपको थोड़ा टाइप वगैरह करने में शायद आपके हाथों में तकलीफ़ होती हो, तो आप नहीं आंसर दे पाते हैं, कमेंट नहीं कर पाते हैं, तो कोई मैं तकलीफ़ नहीं देना चाहती हूँ। बस हाँ, क्या करिए कि आप लोग खुद से एटलस खोल के खाड़ी देश जितने भी है उन्हें आज आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, मार करना है, उनके इर्द गिर्द का सब कुछ आपको पढ़ना है। तो इसमें क्या हुआ कि बगदाद के एक छोर पर एक स्कूल में पढ़ रही आयशा नाम की कोई लड़की, वो पढ़ाई लिखाई में काफ़ी आगे थी और उसने सोचा था कि आगे किसी विश्वविद्यालय में डॉक्टरी की पढ़ाई करूँगी। ठीक है, वो सबका ड्रीम होता है, उस लड़की का भी था बेचारी का, कि हम क्या करेंगे, डॉक्टरी की पढ़ाई किसी हम अच्छे हाई लेवल के कॉलेज में जाके करेंगे। और सन 2003 में उसकी एक टांग जाती है। सन 2003 में क्या होता है, किसी दुर्घटनावश उसकी जो एक टांग थी वो चली जाती है। वह एक ठिकाने में अपने दोस्तों के साथ छुपी हुई थी और तभी हवाई हमले में दागी हुई एक मिसाइल जो थी उसके ठिकाने पर आ गिरी और आयशा अब फिर से चलना फिरना सीख रही है। अब भी क्या हुआ है कि उसकी जो योजना क्या थी, डॉक्टर बनने की ही थी, यानी कि उसका पैर जो था दुर्घटनावश क्या हुआ था कि पूरा जो बम वगैरह गिराया गया, एक पैर ही गायब हो गया था। ठीक है, एक पूरी टांग से पैर गायब हो गया, लेकिन वो फिर भी अभी उसका डॉक्टरी का जो जुनून था वो है कि आपका यूपीएससी बनने का सपना है, तो फिर चाहे हमारी आँख जाए, कान जाए, हाथ जाए, पैर जाए, कोई इसमें ये मैटर नहीं करता, हमें बनना है तो बनना है। ठीक है, इसी तरह इसका भी जुनून था और यहाँ से आप इस कहानी से थोड़ा आपको मोटिवेशन भी मिलेगा कि कैसे हमें करना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे वो डॉक्टर बनने की है, और लेकिन तब ही जब विदेशी सेना उसके देश को छोड़कर चली जाए, उसके बाद क्या हुआ कि डरबन, दक्षिण अफ्रीका की एक कंट्री है, और यहाँ पे क्या हुआ कि डरबन का रहने वाला आबू एक प्रतिभाशाली कलाकार है। दूसरा व्यक्ति आता है कि डरबन का जो रहने वाला आबू है वो क्या है, जाबू नाम का एक व्यक्ति है जो कि एक प्रतिभाशाली कलाकार है। ठीक है, आर्टिस्ट है, और क्या हुआ कि उसकी चित्रकारी पर पारंपरिक जनजातीय कला का गहरा असर है। उसकी योजना आर्ट स्कूल में पढ़ने और इसके बाद अपना स्टूडियो खोलने की है। इसकी क्या प्लानिंग रहती है, फ्यूचर प्लानिंग, कि हम क्या करेंगे कि अभी तो आर्ट स्कूल में पढ़ेंगे, उसके बाद हम अपनी क्या करेंगे कि खुद की स्टूडियो खोलेंगे। ठीक है, होता क्या है, लेकिन उसके जो पिता चाहते थे कि जाबू जो है एमबीए की पढ़ाई करे और परिवार का व्यवसाय संभाले, और व्यवसाय फ़िलहाल मंदा चल रहा था। ठीक है, यानी कि उसका जो उसके पापा जी थे वो क्या चाहते थे कि हमारा बेटा एमबीए करे और हमारा व्यवसाय संभाले। और क्या हुआ कि जाबू के पिता सोचते हैं कि वह परिवार के व्यवसाय को फ़ायदेमंद बनाएगा। वो क्यों उसे एमबीए करा रहे थे, क्योंकि इनके द्वारा जो व्यापार चलाया जा रहा था कहीं ना कहीं घाटे पे जा रहा था। वो सोच रहे थे कि हमारा बेटा पढ़ा लिखा होगा और नए तरीके से व्यवसाय चलाएगा तो शायद व्यवसाय में फ़ायदा हो। ठीक है, ये पूरी 3 इडियट वाली आपको फीलिंग आ रही होगी, जो 3 इडियट की कहानी में था, जो 3 इडियट मूवी थी, कि उसमें से सपना कुछ और रहता है उन लोगों का, उनके पेरेंट्स का दबाव और ही रहता है। ठीक है, किसी का साइंटिस्ट बनने का सपना रहता है, किसी का इंजीनियर बनने का सपना रहता है, किसी का जो फोटोग्राफर बनने का सपना रहता है। और क्या है कि आपने देखा था वो 3 दोस्त थे, जो 3 में से तीनों का अलग अलग ड्रीम था।
लेकिन उन्हें ज़बरदस्ती उसी में ये इसीलिए मूवी बनाई गई थी कि पेरेंट्स का दबाव बच्चों पर, प्रेशर किस टाइप से होता है कि बच्चों के अंदर टैलेंट कुछ और है। वो एक जो व्यक्ति था आमिर खान और मतलब 2 हीरो और थे, तो जो जिसे फ़ोटोग्राफ़र बनना था वो बहुत अच्छा फ़ोटोग्राफ़र था, लेकिन उसके पापा क्या चाहते थे, वो इंजीनियर बने। उसका उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी कि हमें इंजीनियर बनना है, ठीक है। इसमें भी यही हुआ कि ये सोचते ये आर्टिस्ट बन के क्या कर लेगा, इसे हम एमबीए करा के खुद का ये व्यवसाय संभाले तो बेटर होगा, ठीक है। ये कहानी अभी आपको लग रहा होगा कि पॉलिटी में क्या ज़रूरत है, अभी आगे हम समझते हैं कि इसकी ज़रूरत क्या है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि अब युवा आंद्रेई पर्थ, ये ऑस्ट्रेलिया की घटना, अभी हमने कहाँ की देखा, दक्षिण अफ्रीका की देखा, एक हमने देखा जो खाड़ी देश है, और हम तीसरी घटना की अब बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि उसके माँ बाप बतौर अप्रवासी रूस से आए थे। ये क्या थे, अप्रवासी थे, रूस से आए हुए थे, और कहाँ आए हुए थे, आके रह रहे थे ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। और क्या हुआ कि चर्च जाते वक्त जब वह नीली जीन्स पहन लेता है तो उसकी माँ आप मतलब कि आपे से बाहर हो जाती है। वह चाहती है कि आंद्रेई चर्च में सभ्य शालीन दिखाई पड़े, ठीक है। यानी कि जो आंद्रेई लड़का, उसे क्या है कि मतलब उसके पेरेंट्स उसे एक सभ्य सुशील बनाना चाहते हैं कि जो वहाँ का कल्चर है उस पर चले, लेकिन वो यदि उसको नहीं मानता है, जीन्स वगैरह पहनता है, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर आक्रोश उत्पन्न होता है। और आंद्रेई अपनी माँ को बताता है कि जीन्स कूल है, ठीक है। कूल का मतलब क्या है कि जीन्स थोड़ा हमारे लिए कंफर्टेबल है, इसलिए हम इसे पहन रहे हैं, और जीन्स पहनकर उसे आज़ादी का एहसास होता है। आंद्रेई के पिता उसकी माँ को याद दिलाते हैं कि हम लोग भी लेनिनग्राद में रहते हुए अपने जीवन मतलब जीवनी के दिनों में जीन्स, यानी कि वो जब रूस में रहते थे तो उन्होंने बताया कि हम लोग भी पहनते थे, और उसी कारण से जिससे आज आंद्रेई पहनता है, ठीक है। तो कारण क्या था, जैसे वो बताते हैं कि आंद्रेई को क्या था कि उसे ऐसा लगता है कि हम पे किसी का दबाव नहीं है। उसका ये मतलब नहीं था, मतलब ठीक है कि वो ये एक अपने आप में एहसास कर रहा था कि हमें फ्रीडम है पूरी, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपको जीन्स पहनने का मन करता है और आपके पापा बोले नहीं, आपको क्या पहनना है, जो वो धोती कुर्ता होता है उसे पहनना है, तो आप क्या कहोगे, धोती कुर्ता पहन के आप सारा दिन बिल्कुल उसे संभालते रहोगे, अपने आप को बहुत ही ज़्यादा मतलब उसमें झगड़ा हुआ महसूस करोगे कि ये आज हमने क्या पहन लिया है, और मतलब अजीब सा लगेगा क्योंकि वो आपकी इच्छा के अनुरूप नहीं है। लेकिन क्या होगा कि जैसे ही आप अपने मन का, चाहे अपने मन से ही धोती कुर्ता आप पहनिए, आप बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे, लेकिन किसी के दबाव में आके आप उसी चीज़ को पहनेंगे तो हम फिर क्या करते हैं कि उसमें बहुत ही हमें ऑड सा लगता है, किसी के सामने जाने में शर्म लगती है, भले ही वो अच्छा लग रहा हो हमारे ऊपर, लेकिन उसे हम क्या करते रहते हैं, इधर उधर से संभालते रहते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि कितना जल्दी उतार के इसे फेंक दे, क्योंकि वो हमारी मर्जी का नहीं था, ठीक है। तो इसमें मेन पर्पज उसका यही था कि हमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं, और जब हम इसे, क्योंकि सबके लिए रूल था कि आप इसी को पहनोगे, लेकिन जब हम इसे पहन रहे तो हमें थोड़ा फ्रीडम की फीलिंग आ रही है, और ये थी। और उसके पिता भी समझाते हैं कि जब हम लोग लेनिनग्राद में थे वहाँ भी हम लोग ऐसा ही करते थे, और वजह भी यही थी। अब देखिए कि आंद्रेई की अपनी माँ से बहस हुई, और हो सकता है कि जाबू को वह विषय पढ़ना पड़े जिसमें उसकी दिलचस्पी नहीं। अब देखिए कि आंद्रेई सर जो थे उनकी अपनी मम्मी जी से बहस हो गई, क्योंकि मम्मी नहीं चाहती थी कि वो पहने, ठीक है। जाबू नाम का जो दक्षिण अफ्रीका की हमने बात की, ठीक है। ये अलग अलग कंट्री की घटना है, प्लीज़ ये कुछ समझाना चाह रहा है इस कहानी में, ध्यान से समझिएगा। तो जाबू को हो सकता था कि जिस विषय में पढ़ना है उस विषय में ना पढ़े, और उस विषय में पढ़ना पड़े जिसमें उसकी दिलचस्पी नहीं, यानी कि वो आर्ट करना चाहता, बट उसके पेरेंट्स उसे एमबीए करा के ही मानेंगे, और बहुत से स्टूडेंट के साथ ऐसा ही होता है। हो सकता है कि आप में से जितने लोग सुन रहे हो तो उनमें से 75% स्टूडेंट के साथ यही हुआ होगा कि हमारे पेरेंट्स जो चाहते हैं हम वो पढ़ते हैं, ठीक है। कि यदि हमें मन है कि नहीं हमें बायो लेना है, लेकिन पेरेंट्स का ऑर्डर है कि भाई तेरे को मैथ ही लेना है, बायो नहीं पढ़ेगा तो हम क्या करेंगे कि फिर भी अब क्या करें, पेरेंट्स के ऊपर नहीं है, और वहाँ पे फिर हमें क्या करना पड़ता है कि जो वो चाहते हैं वो करना, और बाद में लगता है यार हमने इसमें तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, इससे ले लिया, काश पहले ना माने होते उनकी बात तो अच्छा होता, लेकिन तब हम छोटे होते, उनका दबाव हम पे ज़्यादा होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है, उनसे ज़्यादा हम बहस भी नहीं कर पाते उस टाइम पे, और फिर आगे जाके पछताना पड़ता है, और पेरेंट्स को भी और हमें भी, ठीक है।
इसके बाद क्या होता है कि इससे अलग आशा की एक टांग जाती रही और उसका सौभाग्य है कि वह जीवित है। हम इन समस्याओं के बारे में एक साथ चर्चा कैसे कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे यदि देखें कि ऐसा कर सकते हैं और हमें ऐसा ज़रूर करना चाहिए। हम इस अध्याय में देखेंगे कि ये तीनों एक ना एक तरीके से अमेरिकी वर्चस्व का शिकार हैं। हमें इस तीनों कहानी में क्या दिखा रहा था कि ये जो तीनों हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से अमेरिकी वर्चस्व के क्या थे, शिकार थे। ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि आशा, जाबू और आंद्रेई की चर्चा पर हम फिर लौटेंगे, लेकिन इससे पहले यदि हम बात करें कि बात को समझे कि अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत कैसे हुई और आज यह विश्व में कैसे असरमंद है। ठीक है। तो ये अमेरिकी वर्चस्व का ही प्रभाव था कि आप एक रूल रेगुलेशन फिक्स है उसी पे रहो, आप आगे बढ़ने की कोशिश मत करो। ठीक है। अभी पूरी यादें की घटना समझेंगे, लेकिन थोड़ा अमेरिकी वर्चस्व के बारे में यदि देखें तो इसमें क्या है कि संयुक्त राज्य जो अमेरिका की जगह ज़्यादा लोकप्रिय शब्द अमेरिका का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। यहाँ पे पूरा मतलब कि आप USA कहते हो, ठीक है, लेकिन हम इसे अमेरिका पढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र जो आपका अमेरिका है उसे ना कह के आप इसे क्या कहेंगे, अमेरिका सिर्फ कहेंगे। इसमें ये बताया गया। ठीक है। इसे USA ही इसका कहा जाता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, लेकिन हम अमेरिका ही कहते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, लेकिन यहाँ यह याद रखना उपयोगी होगा कि अमेरिका शब्द से उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका नामक दो महाद्वीपों का अर्थ ध्वनित होता है और संयुक्त राज्य अमेरिका मात्र के लिए अमेरिका शब्द का प्रयोग खुद में उस वर्चस्व का प्रतीक है जिसे हम इस अध्याय में समझने की कोशिश करेंगे। तो आपको यहाँ पे राइटर ने पहले ही समझा दिया है कि बेटा आपको कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे दो महाद्वीप हैं हमारे। ठीक है। फिर जियोग्राफी की बात आ गई। आप सोच रहे होंगे कि इस टाइम मैडम का दिमाग सनका हुआ, जियोग्राफी पे बहुत जा रही है। ऐसा नहीं है, लेकिन पर जियोग्राफी भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। मैंने कल आपको बताया ही कि जियोग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, 10 से ऊपर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता ही है। तो इसमें से देखिए जो आपका साउथ अमेरिका है और नॉर्थ अमेरिका है। ठीक है। तो ये इधर आपका साउथ है, इधर नॉर्थ अमेरिका है। इससे कोई मतलब नहीं, जो अमेरिका आया इसको आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, इससे कोई हमारा लेना देना नहीं है। यहाँ पे जो नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका में ये बीच में बहुत सारी कंट्रियाँ हैं इसके। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक कंट्री आती है जिसे हम कहते हैं USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। उसके ऊपर कनाडा वगैरह आती हैं यहाँ पे कंट्रियाँ। तो ये इस वाले की हम बात कर रहे हैं और इसमें सिर्फ ये बस शामिल नहीं है। एक तो उत्तर अमेरिका का ये पार्ट है, लेकिन इसमें ये बस शामिल नहीं, इधर के भी कुछ शामिल है। ठीक है। उन सबको ही लेके चल रहे हैं, ये बात आप समझ लीजिएगा। अब क्या होता है, अब इसे समझेंगे हम लोग। अब अमेरिका कहूँगी जब, तो आपको अमेरिका USA वाले में ही जाना है। ठीक है। नॉर्थ अमेरिका का जो एक देश है, नॉर्थ अमेरिका का एक देश USA है, ये आपको याद रखना है। तो जहाँ पे अभी जो बाइडेन राष्ट्रपति हैं वो वाला USA नॉर्थ अमेरिका में है। ठीक है। इसमें क्या हुआ कि नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत सोवियत संघ के अचानक विघटन से हर कोई आश्चर्यचकित रह गया। अचानक विघटन हो ही गया क्योंकि एक बहुत पावरफुल कंट्री सीधे गर्त पे आ गई और दो महाशक्तियों में अब एक का वजूद तक न था, जबकि दूसरा जो था अपनी पूरी ताकत या कहें कि बढ़ी हुई ताकत के साथ कायम था। और इस तरह जान पड़ता है कि अमेरिका के वर्चस्व की शुरुआत 1991 में हुई, जब एक ताकत के रूप में सोवियत संघ अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से क्या हो गया, पूरे तरीके से आप कह सकते हो कि वो गायब हो गया। ठीक है। और एक हद तक यह बात सही है, लेकिन हमें इसके साथ साथ दो और बातों का ध्यान रखना होगा। पहली बात यह है कि अमेरिकी वर्चस्व के कुछ पहलुओं का इतिहास 1991 तक सीमित नहीं है। जो यहाँ पे पहली बात है कि अमेरिका जो वर्चस्व की हम बात कर रहे हैं, कुछ पहलुओं तक क्या है कि ये 1991, हमने कहा ना कि अभी 1991 से इसका शुरुआत हुई, तो इतने तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे कहीं पीछे दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के समय जब वो 1945 तक जाता है। और इस पहलू के बारे में हम लोग इस अध्याय में पूरा अच्छी डिटेल से पढ़ेंगे। और दूसरी बात जो है कि अमेरिका ने क्या किया कि 1991 से ही वर्चस्वकारी ताकत की तरह बर्ताव करना
नहीं शुरू किया था। दरअसल ये बात ही बहुत बाद में जाकर साफ हुई कि दुनिया वर्चस्व के तौर पर, यदि हम देखते हैं कि वर्चस्व के तौर पर पूरी दुनिया एक तरफ खींची जा रही है। अमेरिका ने पहले आभास नहीं करा। 1991 में ही हम लोग मतलब कि कर्ज वगैरह लिए थे, ये वर्ल्ड बैंक वगैरह से जो भी था, लेकिन अमेरिका क्या किया कि इसका ये तो हुआ, लेकिन पूरी दुनिया को आभास नहीं हुआ कि हम इस वर्चस्व की तरफ खींचे जा रहे हैं। ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि उस प्रक्रिया की चर्चा करें जिसने अमेरिकी वर्चस्व की जड़ों को ज़्यादा गहरे तक जमा दिया। ऐसी क्या वजह थी कि हम जान भी ना पाए और अमेरिका का वर्चस्व जो था बहुत ही, उसकी जो जड़ें थी बहुत गहराई तक चली गई। मतलब इतनी गहराई तक चली गई कि आप उसे उखाड़ने की कोशिश करें तो भी नहीं उखाड़ पाएंगे। जैसे जो समुद्री इलाकों के जो मतलब किनारे पे होता है, मैंग्रोव वन लगाए जाते हैं, मैंग्रोव पेड़ लगाए जाते हैं। ठीक है, क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि उनकी जड़ें इतनी गहरी होती हैं कि मतलब जो समुद्री तूफान वगैरह आएगा तो वो पानी, मतलब उसकी जड़ें अंदर भी होती है बाहर भी होती कुछ मतलब जो ये पेड़ हो गया, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए ये आपका पेड़ है, इसकी जड़ें यहाँ से भी हैं, ये अंदर से भी हैं, ठीक है, ऊपर से भी जा रही हैं। तो ये बहुत मतलब एकदम से बांध के रखता है कि ना तो हम उखड़ेंगे ना उखड़ने देंगे किसी को। उसी तरीके से इसका भी आप कह सकते हो कि ताकत कहीं ना कहीं बहुत गहराई तक मजबूत हो गई, पूरे विश्व को पता भी ना चल पाया। अब क्या होता है कि 1990 में अगस्त में क्या हुआ कि इराक ने कुवैत पर हमला किया। 1990 की ये घटना है कि इराक ने क्या किया, कुवैत पर हमला करता है और बड़ी तेज़ी से उस पर कब्जा जमा लिया। इराक को यहाँ पे समझाने बुझाने की तमाम राजनयिक कोशिशें जब नाकाम रही तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या किया कि कुवैत को मुक्त कराने के लिए बल प्रयोग की अनुमति दे दी और शीत युद्ध के दौरान ज़्यादातर मामलों में चुप्पी साध लेने वाले संयुक्त राष्ट्र के लिहाज से यह एक, आप कह सकते हो कि नाटकीय फैसला था। ठीक है, कि जब वो ईरान मान नहीं रहा था, मानने को तैयार नहीं था कि भाई हम तो तुम्हें उखाड़ के ही मानेंगे, किसको, कुवैत को। ठीक है, तो जब इराक ने कहा कि हम नहीं मानेंगे तो इसने क्या कहा, भैया तुम अब क्या करो कि साम दाम दंड भेद जैसे भी इसे अपनाना चाहते हो अपना के इसको ख़त्म करो, क्योंकि अब ये मान नहीं रहा। ठीक है, इज्जत की भाषा तो समझ नहीं आ रही, आप इसे ख़त्म करो। ये आप वो उसने क्या कर दिया, परमिशन दे दी। जो कि शीत युद्ध में क्या बात कर रहे थे, अमेरिका वाले ही रूस वालों को कहते हैं कि आप जहाजी बेड़ा अपना लौटा लो, हम युद्ध नहीं करना चाहते हैं। हमको यदि ये घटना याद हो तो अमेरिका वाले ही ये आग्रह करते हैं कि भाई आप जहाजी बेड़ा अपना लौटा लो, क्योंकि हम यहाँ पे युद्ध नहीं करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे इन्होंने आदेश दे दिया कि भाई आप जैसे भी बने इनको निपटा लो। वो होता है ना कि देख लो आप जैसे भी हो, तो वो देख लेंगे अब फिर कैसे होता है। और अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इसे नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी और 34 देशों की मिली जुली, और यहाँ पे यदि हम बात करें तो 66,000 सैनिकों की भारी भरकम, जो आपकी इसमें से ये 66,000 नहीं है, 6,60,000 है। ठीक है, तो इसमें से क्या हुआ, 34 देश थे, 6,60,000 सैनिक थे और भारी भरकम फौज ने क्या किया कि इराक के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया। अब देखिए एक इशारे की ज़रूरत थी, यहाँ पे इन्होंने पूरी की पूरी फौज भेज दी। और उसके बाद जो घटना होती है, और यहाँ पे क्या हुआ कि उसे परास्त कर दिया गया। किसको परास्त कर दिया गया भाई, तो इसमें इसको परास्त कर दिया गया जो मानने को तैयार नहीं हो रहा था, इराक। ठीक है, ईरान और इराक एक ही पास में कंट्रियां हैं, कंफ्यूज नहीं होना आपको। तो इराक जो है उसे परेशान किए, मतलब परास्त कर दिया गया। और क्या हुआ कि इसे प्रथम खाड़ी युद्ध कहा जाता है। ये क्या कहलाया, प्रथम खाड़ी युद्ध कहलाता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के इस सैन्य अभियान को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहा जाता है, जो एक हद तक अमेरिकी सैन्य अभियान ही था। और एक अमेरिकी जनरल नॉर्मन श्वार्ज़कॉफ ने क्या किया कि सैन्य अभियान के प्रमुख थे। और 34 देशों की इस मिली जुली सेना ने क्या किया कि सेना में 75% तो अमेरिकी सैनिक के ही थे। और हालांकि क्या हुआ कि इराक के जो राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन का ऐलान था कि यह
100 जंगों की एक जंग साबित होगा, लेकिन इराकी सेना जल्दी ही हार गई और उसे कुवैत से हटने पर मजबूर होना पड़ा, क्योंकि इसने क्या कर दिया, पूरी की पूरी यहाँ पे जितना था सब भेज दिया। ठीक है, क्योंकि सिर्फ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो था वो अकेले नहीं था, मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, उसमें कई सारी कंट्रियाँ शामिल थी। तो इसमें से 34 राष्ट्र जाते हैं, उनकी सैनिकें जाती हैं, जिसमें से अमेरिका की 75% तो अकेले अमेरिका सैनिक भेजता है। किसके फेवर में ये जाते, कुवैत के पक्ष में जाते हैं, और किसके विरुद्ध जाते हैं, तो इराक के। ठीक है, और वहाँ के उस टाइम पे सद्दाम हुसैन जी क्या थे, प्रधानमंत्री थे, और उन्होंने क्या किया था कि वो बोलने वाले थे कि ये तो बहुत बिल्कुल मतलब आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नहीं राष्ट्रपति, तो ये राष्ट्रपति कहाँ के थे, इराक के थे, और उनका कहना था कि ये बहुत अच्छा मतलब 100 जंगों की एक जंग साबित होगा, लेकिन उन्हें पीछे हटना पड़ा, क्योंकि 100 जंग क्या, वो एक ही जंग में मतलब अपने घुटने टेक दिए। अब क्या हुआ कि प्रथम खाड़ी युद्ध से यह बात जाहिर हो गई कि बाकी देश सैन्य क्षमता के मामले में अमेरिका से बहुत पीछे है, और इस मामले में प्रौद्योगिकी के धरातल पर क्या हुआ कि अमेरिका बहुत ही आगे निकल गया, यानी कि प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिका क्या हुआ, काफ़ी आगे निकल चुका था। और जो सोवियत संघ का विघटन भी हुआ ना, ये भी टेक्नोलॉजी मेन वजह थी उसकी। और इसके बाद क्या हुआ कि ये तो आगे निकला, और बड़े विज्ञापनी अंदाज में इसने क्या किया कि अमेरिका ने इस युद्ध में तथाकथित स्मार्ट बमों का प्रयोग किया, क्योंकि ये बहुत आगे अपना प्रौद्योगिकी में विकास कर चुका था, अच्छे अच्छे बम बना चुके थे कि आप यहाँ से दागो और भूल जाओ। मिसाइलें हैं ना, दागो और भूल जाओ, उसी वाली घटना हो गई कि भाई दागो और भूल जाओ। एंटी टैंक वगैरह मिसाइल अपने यहाँ की दागो और भूल जाओ, यानी कि आपने जहाँ निशाना लगाया है, छोड़ दिया उसे, वो पक्के निशाने पे जाके गिरेगी, इधर उधर नहीं भटकेगी, सीधे पक्के निशाने पे ही गिरने वाली है वो, और किसी के रोके रुकने वाली नहीं है मिसाइलें। कुछ ऐसी मिसाइलें बनाएगी, ये टेक्नोलॉजी का ही इफेक्ट था, और इससे कहीं ना कहीं उसे और भी घुटने टेकने पड़े। और इसमें क्या कहा कि इसके चलते कुछ पर्यवेक्षकों ने इसे कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा दी, कुछ ने कहा भाई ये तो कंप्यूटर युद्ध की तरह हो गया, और इस युद्ध की टेक्नोलॉजी पर व्यापक कवरेज हुई, और यह एक वीडियो गेम वार में तब्दील हो गया। और दुनिया भर में अब अलग अलग, यदि हम देखें कि अलग अलग जगहों पर दर्शक अपनी बैठक में बड़े इत्मीनान से देख रहे थे कि इराकी सेना किस तरह से धराशायी हो रही है। ठीक है, हर जगह पे ये दिखाया जा रहा था कि कैसे इराकी सेना है जो धराशायी हो रही है, और यह बात अविश्वसनीय जान पड़ती है। लेकिन अमेरिका ने क्या किया कि इस युद्ध में मुनाफा कमाया, और कई रिपोर्टों में कहा गया है कि अमेरिका में जितनी रकम इस जंग पर खर्च की, उससे तो कहीं ज़्यादा इसने कमा लिया था। ठीक है, इसने क्या किया था कि उससे कहीं ज़्यादा उसे जर्मनी, जापान और सऊदी अरब जैसे देशों से मिली थी, क्योंकि उसका वर्चस्व भाई बन गया ना, दबदबाए। वो जो गुंडे होते हैं ना, क्या करते हैं कि एक को मार के गिरा दिए, ठीक है, 2-4 गए, एक को मार के गिरा दिए। अब आस-पास के लोग क्या करेंगे, उनके मन में तो दहशत भर जाएगी कि भाई ये इंसान से तो पंगा लेना बेकार ही है, इसके साथ दोस्ती कर लो, अच्छा होगा, दुश्मनी तो हमारे जान के आगे अब कुछ नहीं बचेगी। ठीक है, तो इस तरीके से अमेरिका भी जब इराक पर ऐसी घटना करता है, उसके बाद ये जो आसपास के देश थे, इनकी तो भाई कुछ अलग ही स्थिति चलने लगी कि अब शामिल होना ही बेटर है। तो इनसे इसको क्या हुआ, अमेरिका को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, इसने अपना नुकसान किया। तो नहीं तो क्या पड़ी थी इसकी, बताइए आप ही सोचिए कि क्या पड़ी थी इसकी कि 2 देशों के बीच लड़ाई हो रही है, हम कहीं को कूदे, लेकिन हमें तो अपना वर्चस्व बनाना है ना भाई, तो थोड़ी हेल्प करेंगे एक की, तो दूसरे तो हमारे फेवर में आएंगे ही। और यही है, थोड़ा हमें अपना खर्चा करना पड़ेगा। यदि किसी को अपने फेवर में लाना है तो डायरेक्ट वो नहीं आ रहा, तो पहले हम दूसरों की हेल्प करेंगे, तो वो सामने वाला सोचेगा बहुत ग्रेट मैन है, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे हमारे फेवर में आ जाएगा, फिर हमारा मन कि हम उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। यही ऐसे ही नीति खेलते थे ये लोग, और ऐसे ही वर्चस्व में आते हैं, किसी को पता भी नहीं चल पाता। ठीक है, अब क्या हुआ, वो एक शेर है ना कि दिल भी लूट गया और हमें पता भी नहीं चला कि कब लूट ले गया। तो ये लूट भी ले गए इनको, और इन्हें पता भी नहीं चला कि कभी इतना बड़ा ताकतवर देश बन चुका था। और अब क्या हुआ कि क्लिंटन का दौर आता है।
ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति बदलते हैं। अब क्या होता है, प्रथम खाड़ी युद्ध जीतने के बावजूद जॉर्ज बुश 1992 में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार विलियम जेफरसन बिल क्लिंटन से राष्ट्रपति पद का चुनाव हार गए और क्लिंटन ने क्या किया कि विदेश नीति की जगह घरेलू नीति को अपने चुनाव प्रचार का निशाना बनाया। अब इन महाशय ने क्या किया कि जो विदेश नीति कौन कर रहे थे, जो आपके थे यहाँ पे जॉर्ज बुश, ठीक है। लेकिन जो क्लिंटन सर आते हैं वो क्या कहते हैं कि जनता को थोड़ा भड़काऊ स्पीच देते हैं कि भाई देखिए ये तो आपके राष्ट्रपति महोदय तो विदेशों में ही जा के सब कुछ कर रहे हैं, अपने राष्ट्र का तो कुछ है नहीं। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा कि अब हम विदेश की नहीं, हम पहले अपने राष्ट्र की बात करेंगे, हम अपने यहाँ की जो भी घरेलू नीति है उसको बनाने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद क्या होता है यहाँ पे कि बिल क्लिंटन 1996 में दोबारा चुनाव जीते और इस तरह वे 8 सालों तक राष्ट्रपति पद पर रहे। और इसके बाद क्या होता है कि क्लिंटन के दौर में ऐसा जान पड़ता था कि अमेरिका ने क्या किया कि अपने को घरेलू मामलों तक सीमित कर लिया। यानी कि जो क्लिंटन का दौर आता है तो क्या वहाँ पे लगता है आपको, इन सब राष्ट्रपतियों का नाम आपको याद रखना है, ठीक है, कि इनके दौर में थोड़ा ना हमारी बातों में क्लियरिटी आती है। यदि हम साफ साफ बोलते हैं कि जॉर्ज बुश के टाइम में कैसे प्रथम खाड़ी युद्ध होता है और फिर क्लिंटन के टाइम में क्या रहता है, अमेरिका की सिचुएशन क्या थी, तो हमारी बातों में स्पष्टता आ जाती है। ठीक है, हम कह दें कि अमेरिका में इस मतलब कि कभी ऐसा हुआ था कि वहाँ पे पूरी जो नीति थी घरेलू नीति कर दी गई थी, और हम कह रहे हैं कि अमेरिका में कभी वैसा हुआ था कि विदेश नीति पे बात की जा रही है। तो ऐसे में ना सुनने वाला भी कंफ्यूज होगा, पढ़ने वाला भी कंफ्यूज होगा, बताने वाला भी कंफ्यूज होगा। इससे बेटर है कि हमारी बातों में स्पष्टता हो, बात हम ऐसी करें कि 100 बात की एक बात हो, बिल्कुल 100% वाली हो, कि कोई उस बात का ना क्रॉस क्वेश्चन ना निकाल सके। इसलिए बहुत बिल्कुल सॉलिड करनी चाहिए। ये अंदाज़ा लगा के इंटरव्यू में भी हमें यही अप्रोच अपनानी पड़ती है कि हमें ये अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि हम इस बात को बोल रहे हैं तो इससे कितने क्वेश्चन और बन सकते हैं। तो यदि आपने सीधे तौर पे कह दिया कि जॉर्ज बुश के टाइम में प्रथम खाड़ी विश्व युद्ध होता है, वहाँ पे वो विदेश नीति पे ज़्यादा जोर दे रहे थे, तो क्वेश्चन यहाँ से कम, जो क्रॉस क्वेश्चन है कम बनेंगे। लेकिन आपने कहा कि उस टाइम पे जब प्रथम खाड़ी विश्व युद्ध हुआ था अमेरिका में, एक टाइम पे वहाँ पे विदेशी नीति पे ध्यान दिया जा रहा था, तो कई सारे यहाँ से क्रॉस क्वेश्चन आप पे छोड़ दिए जाएंगे कि उस टाइम पे वहाँ के राष्ट्रपति कौन थे, उस टाइम पे कौन सी पार्टी चल रही थी, किस पार्टी की सरकार चल रही थी। तो बेटर है कि हम अपनी बातों पर क्वेश्चन ना बनने दें, तो यही हमारा सबसे बड़ा फ़ायदा होगा। ठीक है, इसलिए सॉलिड बात याद रखने के लिए ये सब राष्ट्रपति वगैरह के नाम भी आप याद रखिए कि सद्दाम हुसैन इराक़ में थे, आपके यहाँ पे जो यूएसए में कौन थे वो हमें याद रखना। ठीक है, कब घटना होती है तब तक के तो याद ही रखना, सारे सीक्वेंस से मत याद रखिए, कोई बात नहीं। तो इसमें से क्या हुआ, कहाँ पे थे हम लोग, यहाँ पे थे कि जो चुनाव प्रसार था वो घरेलू उसका निशाना बनाता है। और बिल क्लिंटन थे 1996 में दोबारा चुनाव जीते और इस तरह वे 8 सालों तक राष्ट्रपति पद पर रहे। और क्लिंटन के दौर में क्या जान पड़ता था कि अमेरिका ने अपने घरेलू मामलों तक सीमित कर लिया है। यानी कि अमेरिका को ऐसा लगने लगा कि भाई ये तो बस क्या है, इसके बाहर तो कुछ है नहीं, अमेरिका सिर्फ विदेश नीति पे कोई ध्यान नहीं, सिर्फ एक घरेलू नीति पर तक ही रह गया। और क्या हुआ कि विदेश नीति के मामलों में क्लिंटन सरकार ने सैन्य शक्ति और सुरक्षा जैसी कठोर राजनीति की जगह लोकतंत्र के बढ़ावे, जलवायु परिवर्तन तथा व्यापार, विश्व व्यापार जैसे नरम मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने क्या किया कि ये जो राजनीतिक मतलब कि सैन्य शक्ति वगैरह, सुरक्षा जैसी कोई कठोर राजनीति ना अपना के इन्होंने क्या किया कि आपका जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड, लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए, विश्व व्यापार के लिए, ये कुछ ऐसे मुद्दों की बात की जहाँ से कि हमारे घरेलू फ़ायदे हो सके। ठीक है, और उसके बाद क्या किया कि बहरहाल क्लिंटन ने क्या किया कि क्लिंटन ने मतलब क्लिंटन के दौर में भी अमेरिका जब तक फौजी ताकत के इस्तेमाल के लिए तैयार दिखा। और इस तरह देश एक बड़ी घटना यानी कि 1999 में हुई कि उस देश में एक बड़ी घटना 1999 में हुई और अपने प्रांत
कोसोवो में यूगोस्लाविया ने क्या किया कि अल्बानियाई लोगों के आंदोलन को कुचलने के लिए सैन्य कार्यवाही की। और कोसोवो में ऐसा ये बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं था कि क्लिंटन सैन्य का उपयोग नहीं करते थे, समय आया तो किया उन्होंने। और क्या किया कि उन्होंने क्या किया, कोसोवो में अल्बानियाई लोगों को बहुलता, मतलब उनकी बहुलता है, और इसके जवाब में अमेरिकी नेतृत्व में क्या हुआ कि नाटो के देशों ने यूगोस्लावियाई क्षेत्रों पर 2 महीने तक बमबारी की और स्लोवदान मिलोसेविच की सरकार गिर गई। और क्या हुआ कि कोसोवो पर नाटो की सेना काबिज हो गई। क्लिंटन के दौर में दूसरी बड़ी सैन्य कार्यवाही नैरोबी यानी केन्या और दार एस सलाम तंजानिया के अमेरिकी दूतावासों पर बमबारी के जवाब में 1998 में हुई। मतलब सीधा सा साफ फंडा है कि क्लिंटन ने अपनी यहाँ की जो आंतरिक नीति की तो बढ़ावा दिया, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं कि पूरे तरीके से कि ये आओ हमें मार के चले जाओ, ऐसी वाली इनकी नीति नहीं थी। यदि कोई हमला कर रहा है तो हम उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे, हम आगे से नहीं जाएंगे किसी पे वार करने, किसी का जीतने, किसी का कुछ करने। लेकिन यदि कोई हमें नुकसान पहुंचा रहा है तो ये 2 उदाहरण हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि हम उनका कार्यवाही जो है, यदि वो हमारे साथ कुछ गलत करें तो उनका हम मुंहतोड़ जवाब देने को एनी टाइम रेडी हैं। ठीक है, ये था क्लिंटन का जो नीति थी। और अतिवादी इस्लामी की बात करते हैं यहाँ पे कि विचारों से प्रभावित आतंकवादी संगठन अलकायदा को इस बमबारी का जिम्मेवार ठहराया जाता है। अलकायदा आज भी है, ठीक है। और इस बमबारी के कुछ दिनों के अंदर क्या हुआ कि राष्ट्रपति क्लिंटन ने ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच का आदेश दिया। ये ऑपरेशन इनफाइनाइट आप कहीं पे नोट कर लीजिए कि क्लिंटन ने क्या किया कि ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच का क्या करते हैं, ऑर्डर देते हैं। और इस अभियान के अंतर्गत अमेरिका ने क्या किया, सूडान और अफगानिस्तान के अलकायदा के ठिकानों पर कई बार क्रूज मिसाइल से हमले किए। अमेरिका ने क्या किया कि अपनी इस कार्रवाई के लिए संयुक्त राष्ट्र की अनुमति लेने या इस सिलसिले में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की परवाह नहीं की। अमेरिका पर आरोप लगा कि उसने अपने इस अभियान में कुछ नागरिक ठिकानों पर भी निशाना साधा, जबकि इनका आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं था। और पीछे मुड़कर अब देखने पर लगता है कि यह तो एक मतलब शुरुआत भर थी। ठीक है, तो इसमें से क्या हुआ कि ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे किस तरीके से क्लिंटन के शासनकाल में होता है, किस तरीके से ब्रूस के शासनकाल में पूरे विश्व में क्या कैसे घटनाएं घट रही हैं। और उसके बाद क्योंकि एक महाशक्ति है, ठीक है, और इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आप जब लक्ष्मीकांत वगैरह पढ़ते हैं, हर जगह पे आपको कंपेयर अमेरिका से ही मिलेगा। और हमें जब भी एग्जाम्पल वगैरह देंगे तो हमें ऐसी कंट्रियों का देना पड़ता है। सो बेटर है कि सारी चीज़ें हमारी एकदम कहानी के रूप में क्लियर होनी चाहिए, साफ़ सुथरी स्पष्ट होनी चाहिए, ठीक है, ताकि वही है कि हम पे कोई क्रॉस क्वेश्चन ना कर सके। आपने बहुत बार सुना होगा 9/11 और आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध। 9/11 की घटना की बात आपने कई बार सुनी होगी। 26/11 है, 9/11 है, ठीक है, इनकी घटना आप सुने होंगे। बिल्कुल मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपने कई बार सुना होगा कि 9/11 में जो हुआ था, और आपके अंदर कन्फ्यूजन भी रहा होगा कि भाई 9/11 क्या है। तो अब इसको हम लोग कल समझेंगे। आज थोड़ा और कन्फ्यूजन में रहिए कि 9/11 क्या है, और नहीं रहना तो पहले आप खुद से आज पढ़ लीजिए इसे, तो और बेटर होगा। और जहाँ तक मैं आशा करती हूँ कि आप जब मुझे सुन रहे हैं तो एक बार एनसीईआरटी पढ़ने के बाद ही सुन रहे होंगे, ठीक है, इतनी मैं उम्मीद आपसे रखती हूँ। मैं कई बार आपको बोल चुकी हूँ कि खुद से पहले पढ़ लीजिए, बाद में ये वीडियो सब सेकेंडरी मैटर है, बाद में सुनिए, लेकिन पहले खुद से बुक पढ़ के आप अपना कंसेप्ट क्लियर करिए, ठीक है। उसके बाद जो एडिशनल चीज़ें हैं वो वीडियो देखिए आप, उसमें से जो चीज़ें ऐड होगी आप उसे ऐड करिए, बेटर होगा। बट पहले खुद से ज़रूर पढ़ना है, और नहीं पढ़े हैं तो आज ही पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये शंका तो अपने मन में डाउट रखना नहीं चाहिए कि इसमें क्या है। और इसको फिर हम लोग कल और डिटेल से बात करेंगे कि 9/11 ऐसी कौन सी डेट थी जहाँ पे इतनी बड़ी घटना हो गई, इतना बड़ा सब कुछ हुआ, वो सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। ये 9/11 का न्यूज़पेपर भी है, ठीक है, इसमें पूरा ब्लर है, बट शायद आपकी बुक में साफ़ हो, वैसे ऐसे ही होगा, ठीक है। तो नहीं दिखाई दे रहा क्या है, बट हाँ कि
काफ़ी बड़ी घटना हुई थी, ये आप मान के चलिए। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बस आप पढ़ते रहिए। आज के लिए आपको कोई क्वेश्चन नहीं है, आज अपने हाथों को और आराम दीजिए, ठीक है, क्योंकि आप क्वेश्चन का आंसर नहीं देते तो कहीं ना कहीं मुझे भी बहुत बुरा लगता है कि बस मैं बोलते जा रही हूँ, आप पे कोई असर पड़ नहीं रहा, तो फिर क्या मतलब है। तो इसलिए बस पढ़ते रहिए, और ना मन हो आपका तो उसके लिए भी मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। सो ऑल द बेस्ट।